हमसे हमेशा हम जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दोस्तों, पाकिस्तानी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर फॉर्म 47 के तहत अनपढ़ और जाहिलों को कुर्सियां बांटी जाती हैं और फिर कुर्सी बचाने के लिए पूरे मुल्क का बलात्कार कर दिया जाता है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जिससे शायरों से खतरा है, सहाफियों से खतरा है, तालिब इल्मों से खतरा है, औरतों से खतरा है, बूढ़ों से खतरा है, बच्चों से खतरा है, बल्कि सारी कौम से खतरा है। दुनिया के किसी भी मुल्क में जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी उम्र 9 माह लिखी जाती है, लेकिन जब बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है तो उसे 5-6 लाख का मकरूज लिखा जाता है और ये खबर सुनते ही पैदा होने वाला बच्चा कोमा में चला जाता है। अजीब बात तो यह है कि एक वक्त था जब पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 45,000 अरब था और अब 80,000 अरब है, तो मेशत बेहतर हो रही है। एक जरदारी जो सब पे भारी था आजकल बिस्तरे मर्ग पे पड़ा है। पूरी पाकिस्तानी कौम दुआएं कर रही है कि इतने अजीम लीडर के हम मुस्तहिक नहीं, या अल्लाह इसे भुट्टो और बेनजीर के साथ मिला दे, मतलब या अल्लाह इन्हें जल्दी चुक। हंसी तो इस बात पे आती है कि पूरी कौम दुआएं कर रही है कि काश इस फिरौन का साया हमारे सरों से उठ जाए। कितना बदबख्त है वो इंसान जिसकी मौत का इंतजार पूरा मुल्क कर रहा है। पाकिस्तानियों को अपने अमाल पर गौर करना चाहिए कि 25 करोड़ अवाम में से एक बंदे की भी जरदारी के लिए दुआ कबूल नहीं हो रही। थोड़े दिनों के बाद हमें ये ब्रेकिंग न्यूज सुनने को मिलेगी। फिलहाल मरने का प्रोग्राम कैंसिल, कौम की बदुआएं रंग ना ला सकी। पूरी कौम इतना ईद के चांद का इंतजार नहीं करती जितना जरदारी और भुट्टो की मुलाकात का कर रही है। जब भुट्टो शहीद हुआ तो नारा लगाया गया कि भुट्टो आज भी जिंदा है। ये बेटा कैमरा ले। मुज़ाहिका खेज बात ये होगी, जरदारी के बाद भी जरदारी को शहीद लिखा जाएगा और नारा लगाया जाएगा कि जरदारी आज भी जिंदा है। वही जरदारी जिसकी जिंदगी में लोग उसके मरने की दुआएं कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम एक तरफ किसी की रिहाई की दुआएं कर रही है और दूसरी तरफ किसी से रिहाई की बात चल रही है। कुछ लोगों के मुताबिक जरदारी साहब पाकिस्तानी कौम की जान छोड़ने वाले हैं और कुछ के मुताबिक जरदारी साहब का कहना है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पाकिस्तानी कौम को मजीद रगड़ा देना बाकी है। जरदारी के बाद चौधरी शुजात को सदर बनाने की तैयारियां जारी है। इस चलती फिरती लाश पर भी टाकी शाकी मार ली गई है। जरदारी साहब ने जाते हुए 23 मार्च को सबको हैरान कर दिया, अपने सारे पालतुओं को तमगे दे दिए, लेकिन कुछ पालतू सहाफी ऐसे थे जो जरदारी साहब के लिए बहुत ही खास थे, जिन्हें खास तमगों से नवाजा गया। ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। हम अपना सब कुत्तों का वफादारी तराजू का एक पलड़े में डालूं और इसका वफादारी तराजू का दूसरा पलड़े में, तो भी इसका वफादारी भारी पड़ेगा। जरदारी साहब के बारे में शहबाज शरीफ का कहना था कि हम दिल से दुआ तो नहीं करते कि जरदारी साहब को अल्लाह सेहत दे, लेकिन अगर हमें हुकूमत चलानी है तो जरदारी साहब के लिए दुआ करनी पड़ेगी। जरदारी साहब की सेहत खराब होने पर शहबाज शरीफ का कहना था, फूल मांगू ना बहार मांगू, मैं तो जरदारी जैसे हरामखोर 4-4 मांगू। अमरूद मांगो ना नार मांगो, सेब मांगो ना लोकाट मांगो, मैं तो सनम फ्रूट चाट मांगो। वाह वाह का आवाज है। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला है और उन्हें इस वक्त आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। लगता है बेनजीर इनकम सपोर्ट के बाद पाकिस्तानियों के लिए अब दूसरा प्रोग्राम जरदारी इनकम सपोर्ट भी जल्द ही शुरू होने वाला है। सदर साहब का सबसे ज्यादा इंतजार बेनजीर भुट्टो को होगा, जो चप्पल उठाए बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रही होगी और साथ ही ये कह रही होगी, आजा मेरे बालमत तेरा इंतजार है। देख कर लाश जरदारी की बोला फिरौन, तूने तो जुल्म में मुझे भी पसे पुश्त डाल दिया। मैंने तो सिर्फ ये सोचा था कि मूसा को मारा जाए, तूने तो मार के बीवी को बहुत जुल्म किया। जरदारी हो या नवाज शरीफ, मुनाफिकत के उस दर्जे पर फाइज है जहां इनका स्टेटस देखकर शैतान भी अपने कानों को हाथ लगा दे। नूरा कुश्ती के चक्कर में इन्होंने पिछले कई सालों से अवाम को फुद्दू बनाया। न तो शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को लाड़काना की सड़कों पर घसीटा और न ही जरदारी का पेट फाड़ के पैसे निकाले। कल तक नवाज शरीफ बेनजीर को पीली टैक्सी कहा करता था। जहाज से बिलावल की अम्मा की नंगी तस्वीरें नीचे फेंकी गई, मतलब इन दोनों पार्टियों के दरमियान इट कुत्ते का वैर था। आज दोनों पार्टियों के मुनाफिक मिलकर फॉर्म 47 की हुकूमत के मजे ले रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिया उल हक का बेटा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जिया उल हक है। जितना वो छिपाने की कोशिश किया था, जितना उसने अपनी बेटी को सॉफ्ट फेस के लिए इस्तेमाल करके इसका इमेज को ठीक करने की कोशिश किया था। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एक तरफ हमारे सियासतदानों के मजे हैं, दूसरी तरफ गजा जल रहा है, लेकिन हमारे हुक्मरानों में इतनी सी भी गैरत नहीं कि गजा के हक में एक लफ्ज बोल दे, थोड़ी सी चू चढ़ा ही कर दे। कहा जाता था कि इमरान खान गजा का दुश्मन है, ये यहूदी एजेंट है और इसराइल का साथ देता है। हकीकत तो यह है कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान ने इसराइल के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए और न ही किसी इंटरनेशनल फोरम पर गजा के मुसलमानों के हक में बात की। इमरान खान साहब पर शदीद दबाव था कि वो इसराइल को तस्लीम करें। इस सिलसिले में इमरान खान साहब पर दबाव के अलावा उनको लालच भी दिया गया, लेकिन इस मामले पे वो एक शीशा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे और अभी तक वो इस मामले पर झुकने के लिए, कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है।
एक दफा भी पीटीआई ने फिलिस्तीनियों के हक में बयान नहीं दिए, एक बयान दिखा दें। मीर साहब जाती ना करो, जो आप नहीं, आप मुझे एक बयान दिखाए फिलिस्तीनियों के हक में। बयान मैं दिखा सकता हूँ। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बयान दिया कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता, मेरा जमीन कभी इस पे मुझे इजाजत नहीं देगा, और फलस्तीन के मामले में हमने अल्लाह को जवाब देना है। चले वो तो यहूदी एजेंट था जो जेल में बंद है, लेकिन जो जेल के बाहर सच्चे मुसलमान घूम रहे हैं, इनको कौन सा सांप सूंघ गया है? और हमारे मौलवियों के तो क्या ही कहने। पता नहीं क्यों इनको गाजा के बच्चों की लाशें उड़ती हुई नजर नहीं आती। गाजा से मोहब्बत और इसराइल से नफरत आज हमारे ईमान का हिस्सा बन चुकी है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। न तो हमारे एटम से इसराइल को कोई खतरा है और न ही हमारी क़यादत से। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला उस हर जुबान को खामोश कर दे जो गाजा के हक में बोलने की सकत न रखती हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।